नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन बहनों भाइयों। आज एक बहुत बड़ा दिन है और बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। इंसाफ की जो मुहिम शुरू हुई थी, हाथरस की गुड़िया के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसके साथ बहनों भाइयों जिस प्रकार की दरिंदगी हुई थी, आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है और ये उम्मीद की जा रही है और ये अपेक्षा जताई जा रही है कि अब गुड़िया को इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। ऐसा मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उन चारों आरोपियों के खिलाफ हाथरस की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिन्होंने हाथरस की गुड़िया को गैंगरेप करने के बाद बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या कर दी। ये वही चारों आरोपी हैं जो पहले से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2000 पेज की चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल की गई और इसमें इन चारों को सीबीआई ने एविडेंस के आधार पर चार्जशीट किया है, गवाहों और बयानों के आधार पर चार्जशीट किया है, तथ्यों के आधार पर चार्जशीट किया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट किया है। और सीबीआई ने अपनी जांच में यह पाया है, अपनी विवेचना में यह पाया है कि ये चारों अभियुक्त जो पहले से गिरफ्तार हैं, इन्होंने गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद गुड़िया को बहुत ही जघन्य तरीके से उसकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी। यह एक असामान्य घटना थी जिसने पूरे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। हर उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया जिसके पास परिवार है, जिसके पास संवेदना है, जिसके पास मानवता है। हर वो व्यक्ति विचलित हुआ। एक गरीब दलित परिवार की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना बहनों भाइयों यह हैरान करती है, यह विचलित करती है, यह बताती है कि समाज में जघन्यता किस प्रकार की भरी हुई है। और उससे भी घटिया बात, इस प्रकरण को लेकर जिस प्रकार के चारित्रिक हनन की कोशिश गुड़िया के साथ हुई, वो उससे बड़ी निर्लज्जता किसी सभ्य समाज के लिए हो नहीं सकती है। किसी सिविल सोसाइटी के लिए ऐसी निर्लज्जता भरा घटनाक्रम हो नहीं सकता कि हमने पीड़िता को विक्टिम शेम की कोशिश की, हमने उनके परिवार को अपमानित करने का प्रयास किया और इस घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास हुआ। क्या आप भूल गए हैं कि हाथरस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, जिलाधिकारी ने क्या कहा था? क्या आप भूल गए हैं कि रात में 2:30 बजे गुड़िया की लाश क्यों जलवाई गई? क्या आप भूल गए कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा था कि रेप नहीं हुआ और जो रेप की खबर चलाएंगे या सोशल मीडिया पर डालेंगे उनके खिलाफ एफआईआर होगी? आज तो सीबीआई ने बता दिया है कि गैंगरेप हुआ है। अब तुम पर मुकदमा चलना चाहिए। तुम को सीबीआई ने आरोपी क्यों नहीं बनाया? अब मेरा प्रश्न यह है। 2000 पेज की चार्जशीट में फोरेंसिक, साइंटिफिक, परिस्थितिजन्य सारे साक्ष्य सीबीआई ने दिए हैं। मैं सीबीआई की इस बहादुर टीम को, जिसने 2 महीने के भीतर राष्ट्रीय महत्व की, जिसकी राष्ट्रीय चर्चा रही हो, पूरे देश का कंसर्न रहा हो, उसकी जांच पूरी कर ली और चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की यह टीम बहुत ही बधाई की पात्र है कि उसने देश के समक्ष सच प्रस्तुत किया। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी पुलिस को राजनीति से अलग कर दिया जाए, हमारी जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव न रहे, तो बहनों भाइयों निश्चित तौर पर यह दुनिया की बेहतरीन जांच एजेंसियां हैं जो भारत में हैं, बशर्ते इनको काम करने की आजादी दी जाए। हाई कोर्ट मॉनिटर जांच थी, 2 महीने में पूरी हो गई। दूध का दूध, पानी का पानी। अब ट्रायल होगा, फेयर ट्रायल होगा। अदालत तय करेगी कि गुनहगारों को कितना गुनाह हुआ है। सीबीआई के पास तो सबूत भी हैं। उनके मुंह जरूर आज काले हो गए जिन्होंने विक्टिम शेम की कोशिश की। तुम्हारे मुंह काले हो गए। तुमने बहुत कोशिश की कि इस मामले को जातीय विद्वेष की भावना फैलाएं। तुमने बहुत कोशिश की कि इसको कुछ और मामले को तूल दिया जाए। बहुत कोशिशें हुई, निर्लज्ज बेशर्म कोशिशें हुई, लेकिन इंसाफ इस देश में मिलता है। भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता है। सच जमीन फाड़ कर निकलता है और अपराध हमेशा सर चढ़कर बोलता है। इस चार्जशीट से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सीबीआई के पास क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस हैं, गवाह हैं
कि एक गैंगरेप था और बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। अब कहां छिप गए हैं वो लोग जो कह रहे थे गैंगरेप हुआ ही नहीं? अब वो कहां छिप गए हैं जो इसको ऑनर किलिंग बता रहे थे? किन बिलों में छिप गए हो? बाहर निकलो, क्योंकि सीबीआई की इस चार्जशीट ने तुम्हारे चेहरे पे काली मल पोत दी है, तुम्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी पर कुछ गलत अफसरों की वजह से गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। ये वो अफसर हैं जो अपने लिए बेहतर पोस्टिंग के लिए, अपनी प्राइम पोस्टिंग के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस की इज्जत बेचने पर भी कोई शर्म नहीं करते हैं। और इस प्रदेश की पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे अफसरों को और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपनी पोस्टिंग की खातिर पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करते हैं। हाथरस के जिलाधिकारी महोदय ने कहा था परिवार से धमकी देते हुए, 2 दिन में मीडिया चली जाएगी, फिर क्या होगा तुम्हारा? तो डीएम साहब अब तुम्हारा क्या होगा, अब अपना सोचो। अब तो चार्जशीट के बाकी आएगा तो पता चलेगा कि इनका क्या रोल था। लाश क्यों जलवाई थी रात में 2:30 बजे? अब हाईकोर्ट पूछ रहा है। अब 27 तारीख को डेट लगी हाईकोर्ट ने बुलाया डीएम साहब को, आओ जरा बताना। तो ऐसा नहीं कि सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुके हैं या इंसाफ मिलेगा नहीं। इस देश में डेमोक्रेसी है, इंसाफ मिलेगा। समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को इंसाफ मिलेगा और उस इंसाफ को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। सच्चाई को आप छिपा नहीं सकते हैं, वक्त लगता है, लेकिन इंसाफ मिलता है और सच सामने आता है। जैसे यह सच सामने आया। यह सच इसलिए सामने आया बहनों भाइयों क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने लगातार इस पर, मैं उनको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, समाज की तरफ से बधाई देता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि हमारे जज साहबों ने इस पर स्वयं संज्ञान लिया, सेल्फ खुद मॉनिटरिंग की, डे टू डे हेयरिंग की। और आज अब इंसाफ की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अब ट्रायल शुरू होगा। अगर ये दोषी पाए जाएंगे इन्हें फांसी होगी और तुम इन्हें बचा भी नहीं पाओगे। तब भी नहीं बचा पाए थे, आगे भी नहीं बचा पाओगे। सोचिए कि इस देश में गैंगरेप पीड़िता और जिसका मर्डर हुआ हो, जिनके पास खाने के लाले हों, उनको बताया गया कि उनको करोड़ों की फंडिंग हुई है, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया, आज तक नौकरी नहीं दी गई। सीमा कुशवाहा ने कोर्ट को बताया, जो उनकी वकील हैं, कि यूपी गवर्नमेंट ने कोई प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सिक्योरिटी दे रखी है सीआरपीएफ की, वरना उन्नाव गैंगरेप कांड में क्या हुआ सबने देखा है। कितने गवाह मार दिए गए, पीड़ितों को मार दिया गया। आज का घटनाक्रम यह बताता है कि इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि फेयर ट्रायल के जरिए इस केस में जो और सच है वो भी सामने आएगा। अब मसला इस बात का है कि अधिकारियों के रोल की जांच क्या सीबीआई ने की? पता किया कि किसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा था कि रात में 2:30 बजे लाश जलाओ? एडीजीएलओ को किसने कहा था कि तुम ये बयान दो कि गैंगरेप नहीं हुआ? किसने कहा? 4 दिन मीडिया को वहां घुसने क्यों नहीं दिया गया? इन सब मसलों की विस्तृत विवेचना होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सीबीआई ने जरूर की होगी। और अगर नहीं की होगी तो उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट जब आएगी तो इंट्रोगेशन होगा अधिकारियों का, क्योंकि हाईकोर्ट अभी इस मामले को छोड़ने नहीं जा रहा है। चार्जशीट दाखिल होने से जो लोग आज लंबी सांस ले रहे हैं कि चलो मेरा नाम नहीं आया, वो इत्मीनान रखें, अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, इसकी तय होगा कि अधिकारियों का क्या रोल था। जवाबदेही से आप नहीं बच सकते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी आपकी। कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वो तो सामने आ रहा है, आप सब देख रहे हैं, या वही सामने आएगा, जो भी कुछ आगे भी आता रहेगा। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि डीएम साहब को यहाँ से यूपी से हटाया जाए। 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो चारों एफआईआर में थे वही अब चारों आरोपी बनाए गए हैं। साक्ष्य को मिटाने के लिए उसका रात में आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार किया गया। चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो अन्य अधिकारी हो, जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। इस तरह से स्थानीय प्रशासन ने पूरी घटना को एक साजिश का मोड़ देने की कोशिश की। और कौन वो जिम्मेदार लोग थे जो बार बार सार्वजनिक रूप से लोगों को डरा धमका रहे थे, फॉरेन फंडिंग का एंगल ढूंढ रहे थे, जिससे कि घटना को दबाया जा सके।
बहुत दुख की बात है कि बेटी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो सच है वो सामने आया और जितने ये आरोपी हैं जिन्होंने उसका गला दबाया और हत्या की, इन सब को आजीवन कारावास होना चाहिए और जल्द से जल्द इनको फांसी होनी चाहिए। तो आज इस विषय की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। हर भारतीय चाहता है कि इस मामले पे पूरा इंसाफ हो, अधूरा नहीं, पूरा इंसाफ हर भारतीय चाहता है, हर सच्चा भारतीय चाहता है, हर देशभक्त भारतीय चाहता है, हर वो आम इंसान चाहता है, हर वो माताएं और बहनें चाहती हैं कि इस मामले में पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में सीमा कुशवाहा, जानी मानी अधिवक्ता जो इस मामले में पीड़ित परिवार की वकील हैं, AK जैन फॉर्मर DGP हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में रह चुके हैं, IP सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, संजीव मिश्रा BJP के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से और SM अशरफ PSPL से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। चार्जशीट दाखिल हो गई है, पहला पड़ाव पूरा कर लिया है आप लोगों ने अपनी लड़ाई का, अब एक ट्रायल शुरू होगा। चार्जशीट में क्या बातें कही गई हैं, एक तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, दूसरा ये इस्टेब्लिश कर दिया है CBI ने अपनी जांच में, अपनी विवेचना में कि गैंगरेप हुआ है और मर्डर हुआ है। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट जो भी है इस केस का, क्योंकि ये परिवार जो है हाथरस में अभी भी सुरक्षित नहीं है, हम एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन मूव करेंगे कि इस केस का जो ट्रायल है वो हाथरस लोकल की जगह दिल्ली में किया जाए। लेकिन सवाल अभी भी ये बने हुए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने किया, जिसके वजह से परिवार का हरासमेंट किया गया, वहाँ पर माहौल ख़राब किया गया, और वो जो माहौल ख़राब किया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है DM ने कि दंगों जैसी स्थिति थी, फंडिंग हो रही थी, इन सब के लिए एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल थे वो थे वहाँ की पुलिस और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर पुलिस फर्स्ट डे जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन ही उस बेटी के स्टेटमेंट के आधार पर FIR दर्ज करता तो प्रॉपर मेडिकल होता और रेप में जो कि सीमन की बात की ADG उत्तर प्रदेश ने, वो भी मिलता और रेप की पुष्टि उसी दिन हो जाती। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, फैक्ट को टेम्पर किया गया, मैनिपुलेट किया गया। तो इसके लिए लोकल पुलिस जो रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने जो क्राइम किया, तो 201 IPC में इनको एक्यूज इस चार्जशीट में क्यों नहीं बनाया गया? दूसरा, DM ने जो रात में क्रिमेशन किया, जिसको ये बता रहे हैं कि हमने जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसके तहत किया, तो लास्ट उनके जो रिचुअल्स हैं वो ये हैं कि अविवाहित बेटी को जलाया नहीं, दफनाया जाता। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं? क्योंकि उस बेटी को रात में इन्होंने केरोसिन डाल के जलाया, इनको क्यों नहीं उसमें एक्यूज बनाया गया? ADG उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर, जिनका ये स्टेटमेंट है कि रेप नहीं किया गया क्योंकि सीमन नहीं पाया गया, तो उन्होंने रेप की सेक्शन ही नहीं पढ़ा था। तो इस तरीके का जो इंसान रिस्पॉन्सिबल पद पर है और ये स्टेटमेंट दे रहा है, और उस स्टेटमेंट के वजह से वहाँ माहौल खराब हो रहा। सीमा जी, क्या हम ये प्रारंभिक तौर पर मान सकते हैं कि ये पहला पड़ाव है, पहली जीत है इंसाफ की, चार्जशीट दाखिल होना? बिल्कुल हम मान सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम मान सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से इस परिवार को फंसाने की कोशिश की गई थी, वो चीज़ें एटलीस्ट आज ऐसी हुई हैं कि क्लियर हो गया पूरे देश के सामने कि इस बेटी को किसने मारा था और उसके पीछे जो वजह थी वो क्या थी। सारी चीज़ें क्लियर सामने आ गई। बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो कि किसी भी केस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखता है। किसी भी पर्सन का, डिसीज पर्सन का डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसको बेस बना करके इन चारों को एक्यूज बनाया गया। तो प्राइमरी लेवल पे मैं कहूँगी कि मैं सम्मान करती हूँ माननीय CBI का कि उन्होंने इस तरीके से जो चार्जशीट फाइल। अभी मेरा अगला प्रश्न ये है भी थोड़ा कि जो भी चार्जशीट दाखिल हुई उसमें किसी अधिकारी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल क्लियर नहीं है, SP का रोल क्लियर नहीं है, ADG LO का रोल क्लियर नहीं है, ऊपर के उच्च पदस्थ अधिकारी जो लखनऊ से निर्देश दे रहे थे इनका रोल क्लियर नहीं है। अब आप क्या करेंगे अगली सुनवाई में? जी, देखिए, अगली सुनवाई हम एक ट्रांसफर पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाने वाले हैं,
जिसमें हम ये भी डिमांड करेंगे कि अभी ये इस चार्जशीट को मैं एक कंप्लीट चार्जशीट नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो एक्यूज जिनको बनाया गया है इस चार्जशीट में, उनके अलावा इसमें और भी लोग एक्यूज हैं, जिसमें सरकार के ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, और जिन्होंने लखनऊ से लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी उत्तर प्रदेश हैं, इन सब की नेग्लिजेंसी की वजह से इन सब ने ये क्राइम किया है। तो इनको क्यों नहीं इसमें एक्यूज बनाया गया? तो इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो हम ट्रांसफर पिटीशन फाइल करेंगे उसमें इन बातों को भी उठाएंगे। और उसके अलावा एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूं कि अभी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में फाइनल आर्गुमेंट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे एसपी हाथरस, डीएम हाथरस को भी तलब किया गया है, बुलाया गया है, वो भी प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा जो एविडेंस अब तो सिचुएशन बदल गई है, अब तो चार्जशीट दाखिल हो गई है, फाइल किया है, तो 27 को जो सुनवाई होगी तो अभी देखिए एक्यूज के अगेंस्ट, एक्यूज ने जो क्राइम किया उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई, लेकिन जो रात में क्रिमेशन किया गया और इनकी जो नेग्लिजेंसी थी उसके लिए अभी माननीय, मैं कहूंगा ये सबूत मिटाने की कोशिश है, अभी भी सुनवाई कर रही है, जिसमें जी देखिए माननीय उच्च न्यायालय अभी भी सुनवाई कर रहा है और उसमें फाइनल आर्गुमेंट्स बचे हैं, जिसमें एफिडेविट जो पीड़ित परिवार की तरफ से मैंने फाइल किया है उसमें ये डिमांड की गई है कि डीएम हाथरस जिन्होंने ये क्राइम किया है, परिवार को डराया धमकाया है, जिसके बहुत सारे वीडियोज हमारे पास हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी भी, आप देखिए ऑर्डर आ चुका है कि एसआईटी जो गठित की गई थी उसका 7 डेज में रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उस रिपोर्ट में जो स्टेटमेंट पीड़ित परिवार की तरफ से दिया गया था उसमें कहा गया था कि डीएम और उनके समकक्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने ये नेग्लिजेंसी दिखाई, इन्होंने पीड़िता को जलाया, जो भी डिसीज पर्सन थी। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि कोई कंप्लेन नहीं है परिवार की तरफ से। तो देखिए जब कंप्लेन जहां पर दी थी एसआईटी को, वो रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट छुपा करके बैठी हुई थी, तो कहां से ये चीजें सामने आ पाएंगी? तो माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर फटकार लगाई है और एसआईटी की जो रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट होगी, आपको चार्जशीट मिल गई, चार्जशीट की कॉपी मिली आपको? देखिए जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो भी लॉ का प्रोसीजर है, उसमें विक्टिम को चार्जशीट नहीं दी जाती है, लेकिन फ्रंट पेज मेरे पास है, प्रॉपर प्रोसीजर के तहत सर्टिफाइड कॉपी हम चार्जशीट की विद इन 2 और 3 डेज कोर्ट से निकलवा लेंगे हमारे पास जब वो चार्जशीट आ जाएगी। लेकिन मेन जो चीज है फ्रंट पेज, जिसमें कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, किसको एक्यूज बनाया गया है, ये सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं जी, उन्हीं के जी। ऑलराइट, मेरे साथ उनको ही आधार बना करके मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऑलराइट, फार्मर डीजीपी ए के जैन मेरे साथ मौजूद हैं। जैन साहब पहले भी मेरे साथ कई ऐसी डिबेट्स में शामिल हुए थे जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था। जैन साहब, एक तो पहली चीज़ तो ये कि अगर दबाव ना हो, राजनीतिक दबाव ना हो, और अगर जांच एजेंसियों को अपना काम ठीक से करने दिया जाए तो परिणाम ऐसे ही निकलते हैं जैसे हाथरस मामले में निकले। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि जिस मामले की जांच वो स्वयं करके इंसाफ दिला सकते थे, उस मामले में उनकी भूमिका खुद बेहद खराब थी, बहुत ही अनप्रोफेशनली हैंडल किया गया। स्पेशली हायर लेवल से इस केस की जो हैंडलिंग हुई उसने उत्तर प्रदेश पुलिस को बेहद बदनामी के अंधकार में धकेला। आपका मत क्या है इस विषय पर? ठीक कह रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, जी बिल्कुल आ रही, गो अहेड प्लीज बोले। हाँ, तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हम लोगों का भी सबका यही मत है कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसकी हैंडलिंग नहीं की गई है। और अभी तो देखिए कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है, जो एक टेक्स्ट होता है लंबा, जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें हो सकता है कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या जो भी वो है, वो हो सकता है वो रिकमेंड करें, सीबीआई रिकमेंड करती है, तो मैं समझता हूं उसका हमको इंतजार करना चाहिए। और ये स्वागत योग्य है कि सीबीआई ने इसमें चार्जशीट लगाई है और इसमें परिवार को न्याय मिलेगा। पर आपको क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस तो ये काम बेहतर कर सकती थी ना? इतना अपमान कैसे हो गया उत्तर प्रदेश की पुलिस का? ये पता नहीं कैसे हुआ है, क्या है, कौन इसमें गुमराह किया, क्या किया। एक माहौल बनाया गया कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, उसको भाई ने मारा है और वो ऑनर किलिंग है, वो कई तरह से उसको मोड़ने की कोशिश की गई। और ये जो सीबीआई ने अब चार्जशीट फाइल की है, इससे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे
और सही दिशा में अब केस प्रगति करेगा। पर मैंने जैसा कहा, ये अनप्रोफेशनल फंक्शनिंग यूपी पुलिस की इसमें रही, यूपी पुलिस की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी। दूसरा, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कह रहे हो कि रेप नहीं हुआ और कह रहे हैं, मीडिया को धमका रहे थे वो एक दिन कि अगर आपने इसको रेप चलाया तो हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, जबकि कानून बदल चुका था, रेप की परिभाषा बदल चुकी थी, सब कुछ उनकी जानकारी में था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब मैं नहीं जानता किन परिस्थितियों में किया, उनसे क्वेश्चन किया गया या उन्होंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पर अब तो बिल्कुल क्लियर कर दी है पिक्चर सीबीआई ने, और मैं समझता हूं कि हमें उसी लाइन पर प्रोसीड करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई प्रदेश के बाहर अवश्य ट्रांसफर कर देंगे इन परिस्थितियों को देखते हुए जी। उसके बाद फिर फेयर ट्रायल होना चाहिए। ऑलराइट सर, मेरे साथ आईपी सिंह मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आईपी सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब मान लिया जाए कि इंसाफ मिल गया है या इंसाफ मिलेगा, ये पहली सीढ़ी है। दूसरा, इस मामले में पीड़िता का जो चरित्र हनन करने की कोशिश की गई वो एक निहायत बेहद शर्मनाक घटनाक्रम था, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का मसला मैंने पहली बार देखा। तो क्या आपको लगता है कि इसमें अभी भी सीबीआई ने कुछ अफसरों को बचाया है इस पूरे मामले में? देखिए ब्रजेश जी, इस मामले को सबसे पहले देश में हमने और दिल्ली की पत्रकार रोहिणी सिंह है सबसे पहले इस मामले को उठाया। आनन फानन में आगरा पुलिस और उस रेंज के सारे अफसर आए और हमारे दोनों के खिलाफ भ्रामक खबर फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आज सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद डीएम हाथरस की कॉल डिटेल सीडीआर, उसकी जांच होनी चाहिए कि डीएम को किसने कब और किन परिस्थितियों में फोन किया है। उच्च न्यायालय से अपील करना चाहते हैं कि आप निश्चित तौर से कॉल डिटेल्स उनका इकट्ठा करिए कि आखिर रात को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने क्या कहा, किस तरह से डीजीपी पर दबाव बनाया गया, किस तरह से आनन फानन में वो 18 वर्ष की मासूम बेटी थी। ब्रजेश जी, मैं एक बेटी का पिता हूं, मुझे बहुत खेद है कि हम आज इस मामले पर बहस कर रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। सुरक्षित है हमारी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं आईपी सिंह जी। आप कृपया रोए नहीं, आपके आंसू को मैं समझ सकता हूं, लेकिन किस तरह से जी एक व्यक्ति जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दबाने का प्रयास किया, वो संत नहीं हो सकता। संत की यह भाषा नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने पीएफआई फंडिंग की बात कराई, 100 करोड़ रुपए ला गया। जब देश आप क्या चाहते हैं कि अभी ट्रायल उत्तर प्रदेश के भीतर हो या ट्रायल उत्तर प्रदेश के बाहर हो इस मामले का? प्रधानमंत्री चुप थे, गृह मंत्री चुप था, ये सब के सब चुप थे, क्योंकि वो दलित की बेटी थी, मासूम थी, गुड़िया। ओके, हाथरस की बेटी को न्याय अगर सीबीआई आईपी सिंह जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप अपने आंसू पोंछ लें, तो डीएम और एसपी बी नॉर्मल भाषा थी। थैंक यू। ओके, ऑलराइट, मेरे साथ संजीव मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत ही दुखद। थैंक यू आईपी सिंह जी। ब्रजेश जी, 1 मिनट और मैं लूंगा। आईपी सिंह जी, मैं नेक्स्ट राउंड में दे दूंगा टाइम, मैं लूंगा आपका, मैं नेक्स्ट राउंड में दे दूंगा टाइम, प्लीज वेट। ऑलराइट, संजीव मिश्रा, आज का घटनाक्रम, चार्जशीट दाखिल होना, यह प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में इस पूरे मामले पे इनकॉम्पिटेंट रही, हैंडल नहीं कर पाई। आपने विक्टिम के साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमिका संदिग्ध रही। आप न्याय के साथ नहीं खड़े रहे, बल्कि विक्टिम परिवार को डराने, धमकाने, उसका हैरेसमेंट करने और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप पहले तो क्षमा मांगेंगे इस विषय पे। ब्रजेश जी, जो उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये उन्होंने ही तो कहा कि सीबीआई की इसमें जांच सीबीआई से करा ली जाए। कितने दिन बाद?
जैसे जैसे घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर तरीके से जांच कराने की बात कही, और आज सीबीआई ने जब जांच में चार्जशीट लगाई है, तो मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के शासन ने बेहतर काम किया। क्यों इसको ऐसा किया जाए? और जिस तरीके के हालात आए, जिस तरीके की स्थिति बनती गई, कह रहा था कि रेप ही नहीं हुआ, आपकी शाबाशी हम किस बात की दें आपको? नहीं, वो आधार मेडिकल की जो रिपोर्ट आई थी, तो सीबीआई गलत है। मेडिकल की जो रिपोर्ट आई, सीबीआई गलत है। आप तो एडवोकेट भी हो ना, अधिवक्ता भी हो आप, इसीलिए कह रहा हूं ना, इसीलिए तो मेरी बात या तो यूपी पुलिस गलत है, सीबीआई डिक्लेरेशन के हिसाब से जिस तरीके से सीबीआई ने चार्जशीट लगाई है, मुझे लगता है वो भी उपयुक्त है। और मैं तो कहूंगा इसमें हर व्यक्ति जिसने जो भूमिका निभाई है वो सब बिल्कुल उचित थी, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उसमें सीबीआई के आदेश दिए और सीबीआई से जांच कराई। इवन ये हालत थी कि विपक्ष तो तब भी कह रहा था कि सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी, आज तो आंसू बहा रहे लोग यहाँ पे, ये तो कह रहे थे कि सीबीआई जांच ही नहीं कर पाएगी। पर आपके भी तो आंसू निकलने चाहिए। एक गरीब, निश्चित रूप से एक गरीब दलित बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, आपके भी आंसू निश्चित रूप से आपको भी पीड़ा होती, सबके आंसू निकलने चाहिए, लेकिन आंसू के नाम पे ड्रामे नहीं करने चाहिए जो ड्रामे हो रहे हैं। कल तक ये किस तरीके की बातें कह रहे थे, आज ये पलट गए। उस समय तो ये कह रहे थे कि वो न्यायिक की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच, सीबीआई तो तोता है, इस तरीके की बातें आ रही थी। एक सेकंड सुनिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातीय विद्वेष को वहां पर भड़काने की भी कोशिश की थी, सरकारी तरफ से हुई थी, वरना क्या कारण था कि एक जाति विशेष के लोगों को उस गांव में सभा करने दी गई, उस गांव के आसपास सभा करने दी गई? क्यों नहीं, ये तो उनसे पूछिए कि जो दो बार वहां जा रहे थे, हजारों 10 बार जाए कोई पीड़ित के घर, हजारों लोगों आपने वहां पर रैली क्यों होने दी? हजारों लोगों को सरकार ने रैली क्यों होने दी? सरकार अब तक डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? नो आईपी सिंह जी, आवाज बंद करिए। ओके, डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? एडीजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? संजीव मिश्रा, नहीं तो अदालत में केस, अदालत क्यों जाएंगे आप? कोर्ट में केस है, कोर्ट ने अगर भूल गए, कोर्ट ने कहा होता कि जिला प्रशासन वहां पर दोषी है, परिवार को गालियां दी जा रही थी, जिला प्रशासन ने तो जा रहा था, जिला प्रशासन को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया। अदालत ने भी ऐसा 3 बार हाई कोर्ट कह चुका है, अभी सीमा कुशवाहा हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो? निश्चित रूप अब तो 27 को तय हो जाएगा, हाई कोर्ट खुद ही तय कर देगा। क्या करना है, हाईकोर्ट तय कर देगा, इसमें कोई दुरा नहीं। हम तो चाहते हैं सुचि विश्वास मेरे साथ मौजूद हैं और निश्चित रूप से न्याय मिले। सुचि विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुचि जी, इंसाफ पाने की जो लड़ाई है, मैं मानता हूं कि आज पहला पड़ाव पूरा हुआ है, अभी इसमें कई पड़ाव आने बाकी हैं। अभी हम ये मान के नहीं चलना है कि ये केस ओवर हो गया, अभी ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, ये लड़ाई आसान नहीं है। इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, विक्टिम शेम की कोशिश की गई, यह उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, हमारी और आपकी, चाहे वो प्रज्ञा की डेयर रिपोर्टिंग हो, चाहे इस विषय को जिंदा रखने की भारत समाचार की मुहिम, चाहे प्रदेश महासचिव प्रियंका वाड्रा के कॉलर पर प्रहार हो, चाहे श्रीमान राहुल गांधी का रास्ता रोका गया हो, ये जो संघर्ष है ये उसके विजय का प्रथम चरण है। और संजीव जी जिसको ड्रामा कह रहे हैं, तो संवेदना या भावनाओं को व्यक्त करना ड्रामा नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी भी विधानसभा में फूट फूट के रो रहे थे, अब आप उसे किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे वो आपका है, लेकिन सरकार ने इसमें नक्सल का एंगल लाया, टेरर फंडिंग का एंगल लाया, ऑनर किलिंग का एंगल लाया, वेजाइनल स्वैब का एंगल लाया, पेनिट्रेशन का एंगल लाया, सीमेन ना मिलने का एंगल लाया। उसके बावजूद जिस तरह सरकार के तमाम दमन के बाद भी ये चार्जशीट दाखिल हुई है, तो अगर जरा भी शर्म हो, जरा भी नैतिकता हो, वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज सच अ शेमलेस मैन, सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी कि वो कोई उनमें दया है, संवेदना है, भावना है, क्षमा है। तो मैं ये अपेक्षा संजीव जी से भी नहीं करती और उनके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी नहीं करती, लेकिन ये सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है और इस लड़ाई को हमें जिंदा रखना है। क्या बात है। ऑलराइट, एससी सेल के हमारे कोऑर्डिनेटर प्रदीप नरवाल जी और जो हमारे दलित कांग्रेस के आलोक पासी जी हैं, ये सब डे 1 से रोहित परिवार के साथ थे, अन्य दलों के लोग भी। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और ये उनकी जो मशीनरी, तो आपके घर में भी बच्चियां हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स ना फ्लोट करिए जो आपको खुद में शर्मसार करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। रोहित, चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई को सबूत भी मिल गए हैं, फॉरेंसिक एविडेंस भी हैं, गवाह भी हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी हैं, और आज 2000 पेज की चार्जशीट दाखिल हो गई। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा उत्तर प्रदेश के भीतर, या मुकदमे को शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रायल को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा?
ब्रिजेश जी, जब तक मैं सबसे पहले तो भारत समाचार को आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति थे जो उस समय इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। जिस तरीके से आपकी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से आपने खुद, मैं उस डिबेट में था, आपने कहा था बचा नहीं पाओगे इन आरोपियों को। जिस तरीके से सरकार के इशारे पे प्रशासन ने आधी रात में इस बेटी की लाश को जलाया था, जिस तरीके से शर्मिंदगी कर रही थी वहां की प्रशासन और मीडिया को रोका गया था, और आप खड़े हुए थे उस परिवार के साथ। मुझे याद है जब खाली इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के नाम पे, मैं ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। नहीं, पहले आप खड़े थे। आज अगर किसी ने मुट्ठी भर लोगों को, गुमराह लोगों को छोड़ दीजिए, हाँ, पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत समाचार ने चौथे स्तंभ की लाज रखी है इस केस में, इसके लिए आपको साधुवाद, और इसके लिए वो पीड़िता भी आज ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रही होगी। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस पीड़िता के परिवार का हनन करने का, मान हनन करने का काम किया था, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और इनको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने जिस तरीके से माननीय जयंत चौधरी जी जब परिवार की वहां पे संवेदना व्यक्त करना चाहते थे, और माननीय जयंत चौधरी जी के साथ माननीय जयंत चौधरी जी की हत्या करने की कोशिश की थी, लाठी चार्ज किया था इन्होंने माननीय जयंत चौधरी जी के ऊपर, और पूरा देश किस तरीके से, अगर वहां पे हमारे कार्यकर्ता ना होते तो आज शायद माननीय जयंत चौधरी जी अपोजिशन का जो लीडर वहां पहुंचा उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया, प्रियंका गांधी रहे हो, चाहे राहुल रहे हो, चाहे जयंत रहे हो, चाहे संजय सिंह रहे हो, और चाहे नरेश उत्तम पटेल रहे हो, माननीय जयंत चौधरी के ऊपर तो लाठीचार्ज कर दिया। अगर हमारे कार्यकर्ता वहां पे तुरंत ना होते तो शायद माननीय जयंत चौधरी जी की हत्या का प्रयास था वो, और उसकी आज तक इन्होंने जांच नहीं बैठाई। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ मिल पाएगा अगर यहां मुकदमे की सुनवाई हुई तो? जब तक आप जैसे पत्रकार हैं जी, सरकार की मंशाएं पूरी नहीं होंगी। ये जो जातिगत आधार पे ये वहां पे न्याय को दबाना चाहते थे, और जातिगत आधार पे उस पीड़िता के गैंग रेप तक को ये छुपाना चाहते थे। मशरफ साहब, आप जैसे पत्रकार पुलिस के मुंह पर करारा तमाचा है, गलत मंशाओं को पूरा नहीं होने देंगे। आपको साधुवाद, आपकी टीम को साधुवाद। चंद पुलिस अफसरों ने, ज्यादा नहीं, चंद पुलिस अफसरों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास को कलंकित किया है, और इस मामले में पीड़िता के परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ, चरित्र हनन की कोशिश की गई, उसको कतई किसी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए उसकी। ब्रजेश भाई, मैं तो अब रोहित अग्रवाल ने काफी चैनल को भी और आपको भी प्रेस किया है, लेकिन सच बात यह है मुझे प्रेस नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बात सुन ले सर, मैं उस प्रेस करना तो आप सीमा कुशवाहा का नहीं, जरूरी होगा वो बात करना कि आपने वो न्यूज ब्रेक की जो इतनी बड़ी न्यूज बनी, और उस रिपोर्टर का नाम था नरेंद्र के कहने के बाद स्टेट हेड आपको जो थे वीरेंद्र साहब ने उसको कॉग्निजेंस लिया, वो न्यूज चलाई, जिसके बाद पूरा देश का मीडिया उसके ऊपर फोकस किया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, 14 सितंबर का वाकया है, बीच में बिल्कुल गायब हो चुकी थी बातें। अब मेरा दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या हर केस की जो जांच वो जो है यहां पे सीबीआई करेगी अगर रेप और गैंग रेप और मर्डर होगा? क्योंकि यहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभी जो है, मान ली जैन साहब ये बड़ी खूबसूरती से उस बात से हट गए, मेरे ख्याल से नहीं तो उस पर जवाब देना चाहते थे। इन्होंने पीसी की थी प्रशांत कुमार जी ने, पीसी में उन्होंने कहा था कि नो रेप वाज डन एंड नो स्पर्म वाज फाउंड ऑन द बॉडी। तो सवाल इस बात का है कि एक जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैसे जांच से पहले इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है? दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर आप मिस इंफॉर्मेशन देंगे तो आपके खिलाफ जो है एक्शन होगा, क्योंकि यह कॉन्स्पिरेसी है। कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा था? मीडिया कर रही थी, मीडिया दिखला रही थी ना इस बात को, तो कौन कॉन्स्पिरेसी कर रहा था? आज सवाल इस बात का होता है कि उनके खिलाफ क्या होने जा रहा है। कोर्ट में बाकायदा उनको माफी मांगनी पड़ी, हाईकोर्ट के अंदर एडीजी साहब से सवाल पूछा गया, उनको पता ही नहीं कि रेप की डेफिनेशन क्या है। जिन दो बातों को लेके आते हैं वो दो बातें भी उसका हिस्सा है रेप का, लेकिन बाकी जो चीजें उसको उनको पढ़ना चाहिए। आप स्टेट को हेड कर रहे हैं, स्टेट की जिम्मेदार पोस्ट पे इतना हल्का बयान देते हैं। ये भी साथ साथ उन्होंने कहा था कि प्रवीण कुमार लश्कर जो है वो भी इस बात को डिनाई करते हैं। मुझे हैरत हो रही है कि आज भी वो डीएम कैसे उस जगह का डीएम बना हुआ है। सरकार ने नहीं हटाया तो नहीं हटाया, कोर्ट में उन्होंने एडमिट किया है कि जो कुछ किया मैंने किया है। तो सवाल स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर वहां मुझे हैरानी है कि कलेक्टर को मैं उसको सीबीआई ने एक्यूज क्यों नहीं बनाया? जो आदमी छाती ठोक के कोर्ट के भीतर कह रहा हो हाँ मैंने जलवाई है, मैं यही कह रहा हूं, मैं उसको जलाना बोलूंगा, क्रीमेशन नहीं हुआ। नहीं तो जलाई गई, होता तो मर्जी से होता। तो सवाल इस बात का है कि क्यों आज तक वो डीएम वहां बना हुआ है, और उस डीएम के रहते हुए जाहिर सी बात है परिवार पर दबाव होगा और उस दबाव को खत्म करना चाहिए। सीमा कुशवाहा जी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल करेगी, फाइनल चार्जशीट दाखिल करेगी। क्या आपको लगता है कि अभी भी कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट को एक्सपेक्ट करें या यही अंतिम चार्जशीट है?
देखिए, उससे पहले ब्रजेश जी, आपको एक चीज मैं कंफर्म करती हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने एसआईटी जो गठित की गई थी उसमें इस डीएम के अगेंस्ट कंप्लेन की थी, जो पीड़ित परिवार ने। जैसे कि अभी यहाँ पर संजीव मिश्रा जी कह रहे थे कि अगर कुछ पाया गया, सीबीआई ने अगर पाती इस चीज को कि उनकी नेग्लिजेंसी थी तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाता। कोर्ट ने 3 बार पूछा कि आपने एसआईटी जो गठित की थी जी, जो कि एसआईटी ने ये पाया है कि डीएम की नेग्लिजेंसी इन्होंने और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये बेटी को इन्होंने जलाया, फैक्ट को टेम्पर किया, एविडेंस को मिटाया। तो इन एसआईटी की वो रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट की गई है जिसमें इन सबके अगेंस्ट में एलिगेशन है? उस रिपोर्ट को तो आपने छुपा लिया है। पहली बात, अगर ये रिपोर्ट आ जाती सामने तो अभी तक जो डीएम है उसको सस्पेंड करना जा सकता था उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा। सरकार को इस कलेक्टर से इतना मोह क्यों है सीमा जी? आप तो कई सुनवाई का हिस्सा रही हैं, इस डीएम को बचाने के लिए जी जान लगा दी है सरकार, हाईकोर्ट से लड़ने को तैयार है, लेकिन ये डीएम को नहीं हटाएगी। देखिए इसमें ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात कि अगर डीएम को हटाया गया तो सीधे ये प्रश्न खड़ा होगा उत्तर प्रदेश सरकार पे। इसीलिए डीएम को बचाने की पूरी कोशिश भरकस की जा रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए इंश्योर करती हूं कि डीएम की जो भाषा शैली थी, जिस तरीके से परिवार को वो गाली दे रहे हैं, वो ऑडियो अभी मीडिया में नहीं है जो कि मेरे पास है। उनका कहना है, जब पीड़ित परिवार ने ये कहा 30 सितंबर को पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मिलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहते हैं कि एक तो आपके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, केस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा, आपको एक आवास दिलवाया जाएगा। जब ये आवास वाली बात डीएम हाथरस से पीड़ित परिवार का भाई पूछता है कि जनाब हमारे उसका घर का क्या हुआ, क्योंकि वहां वो डरे हुए हैं, तो उनका कहना है कि देखो लालच ठीक नहीं है। तुम कल को कहोगे ऐश्वर्या राय के मकान के बगल में हमें मकान दिला दो, सलमान खान के मकान के। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं डीएम साहब, उस परिवार के अंदर बैठ करके घर के अंदर बोल रहे हैं कि देखिए एक कुत्ता होता है, उसके मुंह में आधी रोटी होती है, और अगर वो परछाई में देखता है तो उसकी अपनी परछाई में मुझे आधी रोटी और दिखती है, और वो मुंह खोलता है तो जैसे मुंह फाड़ता है वो रोटी भी चली जाती है। तो ये लालच ठीक नहीं। ये डीएम के वर्डिंग है कि उस परिवार को, उस भाई को वो कुत्ते से कंपेयर कर रहा है। आपने ये ऑडियो क्लिप, गाली गलौज की ऑडियो क्लिप क्या आपने कोर्ट को सबमिट किया या जांच एजेंसी को दिया आपने? बिल्कुल मैंने, देखिए बिल्कुल मैं कर चुकी हूं। और आपको बताऊं कि जो लास्ट जिसको कहेंगे एक हियरिंग जो होनी है, जो इस पे आर्गुमेंट होने हैं, वो 27 जनवरी को होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और मैं यही उम्मीद करती हूं कि जितने भी ऑफिसर्स और पुलिस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरीके की सारी क्राइम करने के लिए, उनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज ब्रजेश जी, इस देश को उत्तर प्रदेश सरकार ये मैसेज नहीं दे पाएगी कि आप भेदभाव नहीं करते हो। आपने सीधा तो इन सबको आप साक्ष्य और सबूत को मिटाने के आरोप के संबंध में प्रार्थना पत्र कोर्ट में देंगी, पक्का? बिल्कुल, हम दे चुके एफिडेविट हम फाइल कर चुके हैं जिस पर आर्गुमेंट होना है। और एक और बात मैं आपको क्लियर करूं कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ये तो मैसेज दे ही चुकी है पूरे देश को। विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था लखनऊ में, इन्होंने 4 दिन के अंदर सेकंड क्लास ऑफिसर की नौकरी उनकी वाइफ को दिलवाई, 40 लाख रुपए दिलवाई। इस पीड़ित परिवार को जो इन्होंने प्रॉमिस किए हैं उसमें इन्होंने एक भी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। क्यों नहीं लोग एलिगेशन लगाएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जो जिसको माना जाता है कि उसके लिए देश की राज्य की पूरी जनता एक समान है। आज तक संजीव मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि वो लेटर डीएम ने के जिस पर सिग्नेचर हैं, उत्तर प्रदेश वहां के हाथरस के सांसद मौजूद थे, डीएम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली है, क्यों नहीं आज तक आप लोगों ने पूरा किया है उन सारे प्रोमिसेस को? क्या आप लोगों की आवाज दबाना चाहते थे, पीड़ित परिवार को चुप कराना चाहते थे, इसलिए आपने ये झूठे वादे किए थे? आप क्यों ये भेदभाव कर रहे हैं? अभी भी उस गरीब पीड़ित परिवार से किया गया कोई भी वायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा नहीं किया, आप ये कहना चाहती हैं?
बिल्कुल कहना चाहती हूं। और जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ उनको जो भी कंपनसेशन दिया है, वो कंपनसेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, वो SC/ST एक्ट में प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत दिया गया। और ब्रजेश जी, एक और चीज मैं आपको क्लियर करूं, जब ये माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, पीड़ित परिवार को बुलाया गया था, तो पीड़ित परिवार का ये कहना था माननीय न्यायालय से कि आप हमें पैसा भले ही मत दिलाएं, माय लॉर्ड, मेरी बेटी को न्याय मिले। ये वर्ड जो है, ये स्टेटमेंट कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोड किया। उस कोड को, स्टेटमेंट को इन हाथरस डीएम ने टेम्पर करके, मैनिपुलेट करके उस लैंग्वेज को परिवार को लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि आपने न्यायालय में ये कहा कि हम ये कंपनसेशन वापस करेंगे, इसलिए उस पर आप दस्तखत करिए। इस हद तक ये क्राइम अगेन कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं। और क्या चाहिए डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? नहीं, वो सिर्फ डीएम ही एक्ट नहीं कर रहा, मैं पूछना चाहती डीएम के पीछे की जो लोग हैं ना, उनका चेहरे से नकाब जिस दिन नुचेगी ना, तब ये डीएम का असली चेहरा सामने आएगा। वो डीएम एक कठपुतली है, उसके पीछे जो लोग हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। जी, बीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इंसाफ की लड़ाई को, आपने अपने नेतृत्व में जो लड़ी, प्रज्ञा ने, नरेंद्र ने, सम्मी गौतम ने, हमारी पूरी टीम ने जिस तरह लड़ाई लड़ी, मैं एक तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इंसाफ के साथ खड़े रहे। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, अब जब इस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल हो गई है, अपने अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जो दल विपक्ष में होता है उसको हर घटना में अधिकारियों की संलिप्तता क्लियर पता होती है, लेकिन जब वही दल सत्ता में आ जाता है, सरकार में आ जाता है, तो उसको अपने अफसरों का कोई दोष नज़र नहीं आता। अगर पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई होती, जिला प्रशासन पर कार्रवाई हुई होती, तो शायद इतना सरकार को सफाई देने की नौबत ना आती। आज मीडिया ने और सीबीआई ने ये साबित किया कि इस देश में जो सच है वो इन्हीं दो की वजह से जिंदा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई असमानता नहीं है, गरीब अमीर जात पात का कोई मामला नहीं है। आज सरकार और उनके अधिकारी लाख कोशिश करते रहे कि साहब इस देश में गलत चीज़ें चल रही हैं, हाथरस मामले में गलत हो रहा है। यहाँ तक कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ, जीभ नहीं कटी, गर्दन नहीं टूटी, लड़की मरी नहीं, तमाम चीज़ें कही गई। जितनी चीज़ों को नकार सकते थे नकारा गया। लेकिन आज सीबीआई ने साबित कर दिया कि सच क्या था। इन्हीं चारों ने बलात्कार किया, इन्होंने उसकी हत्या की। आज चार्जशीट ने ऐसा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जी, बात आती है कि एसपी को निलंबित कर दिया, डीएम को छोड़े रखा। आधी रात में क्यों जलवाई बॉडी? तमाम सारी चीजें हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर से मामला चल रहा है, चौथा महीना है, कोई अफसर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए, यही तो है कि जब सरकारों को अफसर बहुत प्रिय हो जाते हैं तो वो जनता की आवाज़ नहीं सुन पाती, जनता का दर्द नहीं सुन पाती, और ऐसे ही अफसर सरकार को डुबोते हैं। समस्या इस बात की है जी बीरेन जी, कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे इस देश में जितने बड़े बड़े आंदोलन हो जाएं, चाहे मीडिया सहयोग करे या विपक्षी दल, सरकारों को हर चीज में राजनीति नजर आती है। लेकिन बहुत पहले एक जानकार ने कहा था कि जब तक जनता जब खड़ी नहीं होगी एक साथ तो इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम उस दौर में हैं। जुल्म के खिलाफ जो कौम आवाज नहीं उठाती है वो लाशें उठाती है। लोग आज पिंजरों में बंद मुर्गों की तरह हैं कि जिसका नंबर आता है सिर्फ वही चिल्लाता है जी, बाकी सब दाना चुगने में लगे हुए हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। आज की घटना को इग्नोर करोगे, कल तो आपका भी नंबर आएगा। हमारे समाज में जो गरीब है, न कानून उसको संरक्षण नहीं देगा, पुलिस उसको संरक्षण नहीं देगी, सरकार नहीं देगी, तो वो इंसाफ कहाँ पाएगा? जी। और आज
कि हम आपको घर देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको और कुछ नहीं सुविधाएं दिया। देंगे, इंसाफ देंगे, और इतना बड़ा धोखा। तो सामने सामने कह रही हैं सीमा जी। मुख्यमंत्री का ऐलान ये अंतिम होता है। कोई घोषणा जो होती है मुख्यमंत्री की घोषणा से आच्छादित जितने प्रकरण हैं उनका सरकार बाकायदा चेस करती है, उनको पूरा कराती है जी। ये कौन अफसर हैं जिन्होंने ये लापरवाही दिखाई है? अब तो और सख्त कार्रवाई बनती है। जी बीरेन जी। मिर्जा जी, हमारे देश में बेटियां कमजोर नहीं हैं, जरूरत है उनको सुरक्षा देने की। बेटियों का सम्मान हमेशा सबसे ऊंचा रहना चाहिए। इस देश में नारियों ने बहुत बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि जब महिलाओं और बेटियों के साथ क्राइम होता है तो उस घटना को मिनिमाइज किया जाता है, छोटा करके बताया जाता है, और नीचे से लेके बड़े अफसर तक लग जाते। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को सरकार बचाने में लग जाती है जो जनता पर अन्याय करते हैं। अरे पुलिस अगर लापरवाही कर रही, कार्रवाई कर दीजिए, उसको बचाने की जरूरत क्या है? उससे क्या फायदा सरकार को मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा? किसी को इंसाफ मिले ये ज्यादा अहम है या किसी अफसर पर कार्रवाई ना हो? अब ये सब तर्क सरकारें खुद तय करें। जी बीरेन जी, कंक्लूड करें। देखिए, मीडिया और कानून, न्यायालय और सीबीआई, इन पर सबका भरोसा बढ़ा है, लेकिन ये हिंदुस्तान सबका है। बेटियां सबके पास है, सबको मिलकर सुरक्षा करनी होगी। आज उसी पर 4 लाइन कहूंगा कि लुटेरा अगर आजाद है तो अपमान सबका है, और लुटी है अगर एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले, तुम छोड़कर बात मजहब की, और लड़ो मिलकर दरिंदों से, यह हिंदुस्तान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फार्मर डीजीपी ए के जैन साहब मौजूद है। जैन साहब, इस पूरे मामले पे मैंने एक पक्ष गौर किया है कि इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हुई है, लोकल एसएचओ से लेकर कप्तान तक पर कार्रवाई हुई, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के जो चीफ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों या आईएएस अफसर हों या जिन्होंने निर्देश दिए, उनके खिलाफ किसी पे कार्रवाई नहीं। कार्रवाई सिर्फ पुलिस पे हुई। बदनामी का ठीकरा भी पुलिस पे फूटा, करवाया उनसे किसी और ने, आईएएस ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनको सेफ गार्ड किया जा रहा है, लेकिन सब कोई चढ़ बैठा पुलिस के ऊपर। मैंने इस बात को कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा पुलिस प्रशासन पर आपने अपना जो है नाराजगी निकाल दी, और जिन्होंने ये सब घटनाक्रम कराया, डेड बॉडी को इस प्रकार से जलवाया, इस प्रकार से वहां पर कानून व्यवस्था की एक स्थिति उत्पन्न की, ना उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना एडीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई, और इसकी सर्वत्र आलोचना भी हुई है। इनको प्रोटेक्शन दिया गया। पूरी आईएएस लॉबी इस बात पे लग गई कि डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि उपयुक्त होगा कि हाई कोर्ट इसमें 27 तारीख को इसमें 100 वोटो इसमें ऑर्डर्स इशू करे डीएम के सस्पेंशन के। ऑलराइट सर। संजीव मिश्रा जी, आपने कहा कि आपने तो बहुत वायदे पूरे किए। सीमा कुशवाहा जी सामने बैठी हैं, हाईकोर्ट तक बात पहुंच गई, आपने कौन सा वादा पूरा किया, जरा बताएंगे? नहीं, न्याय दिलाने का काम किया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने न्याय दिलाया? न्याय दिलाने का काम तो मुख्यमंत्री जी ने दिया। पहले एसआईटी की जांच, तत्काल उसकी पुलिस की जांच हो रही थी, उसके बाद एसआईटी की जांच हुई, उसके बाद सीबीआई की जांच हुई, और सीबीआई की जांच जो है, सीबीआई की फाइल नहीं कर पाए हैं। वो सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। आप मान रहे हैं सीबीआई की चार्जशीट को अपनी चार्जशीट क्यों मान रहे हैं? थोड़ा सा धैर्य रखिए। सीमा जी सुन लीजिए, उनकी बात धैर्य रखिए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है। दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। आप धमकी मत दो, आप धमकी मत दो संजीव। धमकी नहीं दे रहे, हम तो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या पानी का पानी हो रहा है? आपके वकील कोर्ट में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। क्या कह रहे हैं? आपके वकील कह रहे हैं कोर्ट में कोई प्रॉमिस ही नहीं किया, कुछ नहीं देंगे, कोई कंपनसेशन नहीं देंगे।
नहीं, देखिए इसको आप इस तरीके से ना लाइए। आप अपनी तरफ से आपकी बात का जवाब है। आप कह रहे हैं उन्होंने कहा कोर्ट के अंदर कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। फिर गलत इंटरप्रिटेशन, आप डीएम की भाषा क्यों आप बोल दोनों रहे हैं? आप अपनी बात सुन लीजिएगा। बोल रहे हैं? आप इसी चैनल पे अपनी बात सुन लीजिएगा। नहीं, मैं अपनी बात सुनिए। परिवार ने क्या बोला है, पहले मेरी बात सुनिए। आप बताइए। परिवार ने बोला है कि चाहे मुझे पैसा ना दो, इसका मतलब है कि चाहे मुझे पैसा ना दो, जो आपने दिया वो वापस ले लेंगे। अगर वो परिवार जो इस टाइम जो कि उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि इन लोगों ने ऑनर किलिंग किया, वो परिवार क्या करेगा? वो गिड़गिड़ा रहा है। नहीं, उसको सुरक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश की आपने नहीं किया। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन ने किया, उसको सुरक्षा देने का काम किया, न्याय दिलाने का ओके, आईपी सिंह जी को लाया जाए आप कंफ्यूज कर रही हैं। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है संजीव मिश्रा। आप कंफ्यूज कर रही है। ओके, मत करिए। यहाँ योगी जी की सरकार है। अरे क्या बार योगी जी की सरकार है? योगी जी की सरकार है, किसको धमका रहे हैं? ओके, मैं शांत रहिए। पार्टी के ओके, आईपी सिंह तरीके से शर्मनाक बयान दे रहे हैं। भाई ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीनियर अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? शर्मनाक आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको शर्म नहीं बोलिए, आपको शर्म नहीं? आईपी सिंह बोलेंगे केवल। शर्म नहीं आ रही संजीव मिश्रा जी आपको? अरे शांत रहिए एक सेकंड। हाँ, आईपी सिंह जी बोलिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के खजाने का, ये उत्तर प्रदेश का जो खजाना है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा है। ये योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, ये पहाड़ उनके गांव का, उनके घर का पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री पैसा नहीं था। की थी 5 साल में सरकार बनाई, उसमें अखिलेश यादव का पैसा नहीं था। मिलना चाहिए था पीड़िता के परिवार को। इंसाफ भी नहीं दिया, मुआवजा नहीं दे रहे हैं, घर नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं, का इंट्रोगेशन, और उस पर भी कहे हमें न्याय दे रहे हैं। और सारी चीजें दिया आपने। जांच होनी धैर्य रखिए ब्रजेश जी, न्याय भी दिलाएंगे और सारी चीजें करेंगे। लेकिन मजा देखिए, ये विपक्ष जो उस समय दंगे कराने का काम, मिश्रा जी ये दंगे कराने का काम करने वाला जो काम कर रहा था, मजा मत लीजिए इस तरीके से संजीव मिश्रा जी। बलात्कार पर राजनीति करने वालों, शांत रहो। ये न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कि जब सीबीआई यूपी की सरकार न्याय दिलाने का काम कर रही है। ये बलात्कार करने वालों बोले आईपी सिंह कंप्लीट करें अपनी बात। बिना जांच के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये कैसे उन्होंने कहा कि रेप की संभावनाओं को पूरी तरह उन्होंने खारिज करने का काम किया? उनका इसके पीछे अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री खड़े थे। ये बात संजीव की ठीक है, संजीव मिश्रा की ये बात सही है कि वो एडीजी के प्रवक्ता नहीं है, उन्हें किसी तरह की अपनी पार्टी के प्रवक्ता है और आप सरकार के भी प्रवक्ता नहीं। थैंक यू। ओके, ऑलराइट, सुशील विश्वास को लाए थे। थैंक यू। ओके, सबकी आवाज थैंक यू, थैंक यू। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आईपी सिंह जी कृपया कोऑपरेट करें। सहयोग। शांत। सुची विश्वास जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ देने की कतई इच्छुक है? सीमा कुशवाहा जी ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं, हाईकोर्ट में भी बोल चुकी हैं, सरकार ने कोई प्रॉमिस ही फुलफिल नहीं किया है, इंसाफ तो दिया ही नहीं, और जो परिवार के साथ प्रॉमिस किए थे वो भी पूरे नहीं किए। और उसके बावजूद संजीव मिश्रा हमसे चाहते हैं कि हम इनको शाबाशी दें कि आपने न्याय दिया है। देखिए, संजीव मिश्रा जी अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप झूठ बोलने के आदी हैं, उनको हम गंभीरता से नहीं लेते। सीमा जी ने जैसी बात कही और यही उम्मीद थी आपसे। करती हूँ एक उदाहरण, पप्पू और लल्लू की पार्टी की प्रवक्ता से यही उम्मीद थी हमें। सुन लीजिए, संयम रखिए, आप सत्ता में हैं, संयम आप भी रखिए, उत्तेजित हो जाते हैं, संयम आप भी रखिए। पानी आप 30 साल से पी रहे, 30 साल कांग्रेस बेहाल हो गई ना, 30 साल से पानी प्रश्न किया गया और अभी भी 50 साल पीना है। फ्री क्या उत्तर प्रदेश में किया जाएगा? जी आप बोले, आप बोले। सुन लीजिए, बस 2 लाइन में कहूंगी। छपाक नाम की एक फिल्म आई थी, एसिड अटैक सर्वाइवर्स पर बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया गया कि तानाजी को टैक्स फ्री किया है, छपाक को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? तो कुछ व्यक्तिगत द्वेष के चलते उनका यह बयान था कि खैरात देना बंद कर दिया है।
तो मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये किसी मठ की दान पेटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है ना। नागरिकों का पैसा है और नागरिकों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस को पता है। ओके, और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की जरा भी मंशा होती अरे वो गए तो थे 2 बार किया जाता। कार में ड्राइव करते हुए हंस रहे थे बलात्कार जैसे केस। उन्होंने बताया कि विवेक तिवारी हत्याकांड में नगर निगम में ओएसडी के पद पर उनकी पत्नी को नियुक्त किया गया और 40 लाख रुपए का योगी जी तो कम से कम काम मुआवजा दिला रहा है। आप जो है इस चक्कर में आपको नूर मंजिल में भर्ती कराना पड़ जाएगा। आप भर्ती हो के आ रहे हैं, सरकारी खर्चे पर भर्ती हो के आ रही है। मुख्यमंत्री आपकी समस्या यही है। थैंक यू ओके, आप भी भर्ती हो के आ रहे हैं। रोहित अग्रवाल, जिस प्रकार से और संयम को जिस प्रकार से बेटी का चरित्रहनन करने की कोशिश की गई और सरकार ने कोई अब तक अपने प्रॉमिसेस भी फुलफिल नहीं किए, इंसाफ तो दिया ही नहीं, इंसाफ दिया तक नहीं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से इंसाफ मिलता दिख रहा है। रोहित गो अहेड। देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के निर्लज्जता दिखा रहे हैं, ये यही दिखाता है। देखिए ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ निर्लज्जता दिखा रहे हैं, ये यही दिखाता है कि सब कुछ सरकार के इशारों पे हुआ था। जिस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन के बावजूद उस पीड़िता का चरित्र हरण किया गया, जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर माननीय जयंत चौधरी के ऊपर इन्होंने हमला करने का काम किया, उनकी हत्या करने की कोशिश की, ये यही दिखाता है कि सरकार दमन की राजनीति करना चाहती है। मैं तो चाहता हूं कि वो चेहरे बेनकाब किए जाएं जिन्होंने बेटी का चरित्र हरण करवाया। अरे तुम 3 में 13 में हो संजीव मिश्रा, तुम्हारी क्या हैसियत है संजीव मिश्रा? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या हैसियत है? 2017 तक अखिलेश यादव के साथ से आज तुम भारतीय जनता पार्टी बैठे हो। शर्म है तुम्हें संजीव मिश्रा? एक पीड़िता के ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम। 3 और 13 में हो, तुम्हारी हैसियत है 3 और 13 की बताने की? 2017 तक तलवे चाट रहे थे तुम समाजवादी पार्टी के, आज तुम भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बन के अपने आप को तुम्हारी हैसियत क्या है संजीव मिश्रा? कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी हैसियत क्या है? एक बेटी के बलात्कार के ऊपर तुम इस तरीके से निर्लज्जता दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी हैसियत तो मत को ना जीत की हैसियत मिश्रा, तो मत जेल की हैसियत इंसान कोई चुनाव नहीं जीत गया। जैसे आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक अपने प्रॉमिसेस फुलफिल क्यों नहीं किए? कलेक्टर को क्यों बचाया जा रहा है? सब लोग शांत। थैंक यू ओके, ऐसे मसला बोलिए। बेशरम कहीं के। ओके थैंक यू ओके, बोलिए सर मुझे भी मौका मिलेगा? हाँ बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, मुझे आज हैरत हो रही है, इतनी बड़ी खबर है, आप अकेले कैसे इसको दिखला रहे हैं? क्योंकि 2 ही वजह इसको दिखलाने की होती है, या तो आदमी आप मेरे हौसले को बार-बार मत ले। मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूं, ये बहुत अहम खबर है और आज इकलौता चैनल है जो दिखला रहा है, तो 2 ही वजह हो सकती ना दिखलाने की। या तो दोनों कैटेगरी में आप नहीं, या तो आप भक्ति में भी नहीं हो, दूसरा एक नाम लोगों ने दिया हुआ है, कौन सा मीडिया बोलते हैं मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। तो सवाल इस बात का है कि ये बड़ी शर्मनाक बात है, मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम बात है ये। दूसरा मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने फोन्स किए उस डीएम को, जिनको डीएम नहीं बताना चाहते, क्या सीबीआई ने अपनी उस जांच के अंदर कहीं कुछ डिस्क्लोजर किया इस बात का? खाली 4 लोगों को अगर जो मुलजिम थे, अगर उन्हीं को जो उन्होंने ये तो जब फाइनल चार्जशीट मिले सीमा जी को मिलेगी तो शायद हम लोग से भी शेयर हो तो पता चलेगा कि क्या है उसमें। क्या सारे केसेस की जांच हमेशा पर किसी अधिकारी को अक्यूज्ड नहीं बनाया गया है, चार्जशीट से ये बात स्पष्ट है। तो चार्जशीट से स्पष्ट, लेकिन मुझे हैरानी है कि सीबीआई ने लखनऊ और हाथरस में बैठे पुलिस और प्रशासन और शासन के अधिकारियों को इंटरोगेट क्यों नहीं किया? यह गंभीर प्रश्न है। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे और फिर वादा कर रहे हैं आपसे। इसलिए हम चाहेंगे कि दोबारा इस सवाल के साथ आप मैं फिर कह रहा हूं, जहन्नुम तक पीछा कर, सुन लो पहले ऐसे मशरफ साहब सुन लो। थैंक यू, शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जहन्नुम तक भी पीछा करना पड़ा तो करेंगे। हाथरस की इस गुड़िया को इंसाफ दिलाने की यह मुहिम कभी बंद नहीं होगी, मैं वायदा करता हूं आप सबसे। और इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, और सजा भी होगी, और जिन्होंने बचाने की कोशिश की है उनके सामने सजा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।